न्यूज 18 इंडिया चौपाल में। और अब वक्त है आज की शाम के खास मेहमान से बात करने का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। अरविंद जी, फिर स्वागत है आपका चौपाल में। शुक्रिया। इस मंच पर पिछली बार जब मैं आया था जी जी, आपने मुझे हनुमान चालीसा गाने को बोला था। इस बार नहीं। नहीं नहीं, अच्छी बात है, गाना चाहिए। हाँ। और मैंने गा भी दिया था। हाँ। उसके बाद तो इतना मेरे पीछे पड़ गए सब लोग, जैसे मैंने पता नहीं क्या क्राइम कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। नारा था आपकी पार्टी का, लगे रहो केजरीवाल। आप अभी भी लगे हुए हैं। ये कब तक लगे रहेंगे, जब तक प्रधानमंत्री न बन जाए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। जीवन एक संघर्ष है और जब तक मौत नहीं आती तब तक हर आदमी अपने अपने संघर्ष में लगा हुआ है। अभी जो लगे रहने का मकसद क्या है इन चुनावों में, इन राज्यों में? क्योंकि 5 राज्यों में 4 में आप दावा ठोक रहे हैं। देखिए, देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक आंदोलन से निकले हुए हैं। दिल्ली में दिल्ली की जनता ने हमें एक मौका दिया और दिल्ली में हम लोगों ने अभूतपूर्व काम करके दिखाया जो कभी नहीं हुआ। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, सरकारी अस्पताल अच्छे हो गए, बिजली मुफ्त हो गई, बिजली 24 घंटे, काफ़ी काम किए। अब अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, पूरे देश के अंदर अब लोग चाहते हैं ऐसा ही काम हो। तो या तो मौजूदा पार्टियां ऐसा काम कर देंगी या फिर लोग पार्टियां बदलेंगे। तो हमारा तो मकसद है जनता के बीच में जा जा के जनता को बताना कि दिल्ली में ऐसा काम हुआ। जनता कहती है हमारे यहाँ भी होना चाहिए। जहाँ जनता मौका देगी, हम हर जगह यही कह रहे हैं, एक मौका हमें दे के देखो। जहाँ जनता मौका देगी वहाँ दिल्ली जैसा काम करेंगे। आपने हनुमान चालीसा की बात की। न सिर्फ हनुमान चालीसा, फिर गणेश चतुर्थी पे, फिर दिवाली पे लक्ष्मी पूजा पिछली बार, इस बार राम मंदिर का ढांचा। तो लोग कह रहे हैं फिर आप भी तो धर्म के नाम पर ही कर रहे हैं ना। अब जब चुनाव आते हैं, हम धर्म के नाम पर ही लोगों के पास जा रहे हैं। हम तो 5 साल करते हैं, चुनाव के पहले नहीं करते। आप चुनावी हिंदू नहीं है ना, हम 5 साल 5 साल करते हैं। और एक बड़ी अच्छी हमारी अभी योजना है, आई है, अभी नहीं 3-4 साल से चल रही है, कोविड में थोड़ा रुक गया था। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। उसमें हम लोगों को, बुजुर्गों को, दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने ले जाते हैं। द्वारका जी, रामेश्वरम, शिरडी, पुरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, अजमेर शरीफ, इन सब जगहों पे ले जाते हैं तीर्थ यात्रा कराने के लिए। तो वो तो चलती रहती है। 36,000 लोगों को दिल्ली में तीर्थ यात्रा करा चुके हैं और अभी अयोध्या जी भी उसमें ऐड किया है। तो परसों शाम को 3 बजे या 4 बजे अयोध्या के लिए पहली ट्रेन जा रही है। तो बहुत अच्छा लगता है जब सब बुजुर्ग अपनी तीर्थ यात्रा करके वापस आते हैं और मैं उनसे मिलता हूँ। इतना आशीर्वाद देते हैं वो लोग, इतना आशीर्वाद देते हैं। उनकी दुआओं का ही कमाल है कि हम जैसे छोटे लोग भी आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी। आप गोवा में भी यही बोल रहे हैं कि, पंजाब में भी बोल रहे हैं करतारपुर साहिब की यात्रा। हाँ, आप गोवा में भी यही बोल रहे हैं कि हर जगह जाना चाहिए ना। जैसे जब मैं अयोध्या भी गया था, अयोध्या जी के दर्शन करने, रामचंद्र जी के, वहाँ से बाहर निकला जब मंदिर से, एक मन में भाव आया कि हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि भारत के एक एक व्यक्ति को मैं अयोध्या जी के दर्शन करा सकूं। तो सबको होना चाहिए, सबको दर्शन कराने चाहिए। कुछ लोग हैं जिनको भगवान ने दिया हुआ है, वो हवाई जहाज से, ट्रेन से चले जाते हैं। कई लोग हैं जिनको भगवान ने नहीं दिया, उनको फिर हम करा देते हैं। तो आप जैसे पंजाब में कह रहे हैं कि लड़ाई असली केजरीवाल और नकली केजरीवाल की है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहां पर जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी वही चीजें दे रही हैं जो आप दे रहे हैं। यहां पर भी तो आप वही कर रहे हैं ना जो बीजेपी कर रही है।
भाई अयोध्या, ये सारे मुद्दे ये तो बीजेपी के थे। अयोध्या, बीजेपी ने कभी भी आज तक तीर्थ यात्रा नहीं कराई। बीजेपी ने लड़ाइयाँ कराई हैं, बीजेपी ने दंगे कराए हैं। हम लोगों को अध्यात्म के साथ जोड़ रहे हैं। हम कभी नहीं कहते कि इस धर्म के लोग उस धर्म के साथ लड़ो। नहीं, बीजेपी भी कहती है ना, अच्छी बात है आप सब लोग राम की पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात है आप सब लोग मंदिर मंदिर जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा लेके जाओ, धर्म का काम करो, थोड़ा सा पुण्य का काम करो थोड़ा सा। हम कभी भी लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाते नहीं हैं, हम कभी भी लिंचिंग नहीं कराते, हम कभी भी नफरत की राजनीति नहीं करते, हम प्यार और मोहब्बत की राजनीति करते हैं। जब आदमी भगवान के पास जाता है तो अपने आप को सरेंडर करता है, आदमी का अहंकार खत्म होता है, आदमी के अंदर अच्छी भावनाएं आती हैं, हम वो जगाते हैं लोगों की, हम लड़ाई झगड़े नहीं कराते। पर ये सरकारों को आपके नजरिए में धर्म के मुद्दों में क्यों जाना चाहिए? आध्यात्म है, एक आम आदमी की जिंदगी के जो भी मुद्दे हैं, आम आदमी पार्टी उन सारे मुद्दों को टच करती है। आपको बिजली चाहिए, हम बिजली देते हैं। आपको पानी चाहिए, हम पानी देते हैं। आपके बच्चों को शिक्षा चाहिए, हम अच्छे स्कूल बनवाते हैं आपके लिए। आपके बच्चों को अस्पताल चाहिए, परिवार को, हम वो करते हैं। आपकी आध्यात्मिक ज़रूरत भी है, हम वो भी पूरी करते हैं। क्योंकि ये बहस चली हुई ना, हिंदुत्व, कांग्रेस का कहना कि हिंदू धर्म अलग है, हिंदुत्व अलग है। बीजेपी का कहना हिंदुत्व और हिंदू धर्म एक ही है। आप किस तरफ खड़े हैं इसमें? मैं इनकी डेफिनेशंस को समझता नहीं हूँ, ये थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे हिसाब से अच्छे काम करना, इंसान का इंसान से मोहब्बत करना और निस्वार्थ भाव से ये जीवन जीना, हमारे लिए यही हिंदुत्व है, यही हिंदू धर्म सिखाता है। रामायण के अंदर भगवान राम का जो संदेश है, भगवान राम का जो जीवन है, उससे जो सीख मिलती है, यही हिंदू धर्म है बस, और इससे परे कुछ नहीं है। तो हिंदुत्व का राजनीति में होना भी, उससे भी आपको कोई परहेज नहीं है? मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो जिस किस्म की ये राजनीति करते हैं, लड़ाते हैं एक दूसरे से, इसको उससे लड़ाते हैं। हिंदुत्व की बात करें कि ये विचारधारा पता नहीं क्या बात करते हैं वो, मैं उनकी डेफिनेशंस में नहीं जा रहा, लेकिन अंत पंत में जो कुछ वो करते हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है, वो देश को बांटता है। मतलब वो करें तो देश के लिए अच्छा नहीं है। मैंने कब लोगों को लड़ाया? मैं तो कभी लोगों को, आप अगर मंदिर जाएं, आप अगर वो भी जाएं, मैंने कभी उनको रोका नहीं। लड़ाएं ना देश, लोगों को नफरत ना करवाएं एक दूसरे से। 130 करोड़ लोग जब एकजुट होके काम करेंगे ना, देश को, भारत को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता महाशक्ति होने से, बड़ी शक्ति होने से। लेकिन अगर हम आपस में ही लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान क्रिश्चियन से लड़ रहा है, क्रिश्चियन सिख से लड़ रहा है, ये अच्छी चीज नहीं है, ये हिंदुत्व नहीं है, ये गलत है। चलिए, अब चुनावों की बात है तो विपक्ष, बीजेपी का विपक्ष, आप प्रभावित होते थे ममता जी से, अभी भी प्रभावित हैं? वो आपके खिलाफ लड़ रही हैं गोवा में। ममता जी मेरी दीदी हैं, मेरी बड़ी बहन है, वो चाहे मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें, चाहे मुझे 2 थप्पड़ मारें, मैं उनकी इज्जत करता हूं, इनकी इज्जत करता रहूंगा। वो विपक्ष को लीड करेंगी? बड़ी अच्छी बात है, करें। आप सहमत हैं इससे कि वो लीड करें? जो मर्जी करे, देश का भला होना चाहिए, देश इंपॉर्टेंट है। जो मर्जी लीड करे, ये लीड करे, वो लीड करे, अंत पंत में देश का भला होना चाहिए। अभी तो मोदी जी लीड कर रहे हैं देश को, तो देश के लोगों ने तय किया। उनको चैलेंज कौन देगा? क्या ममता जी दे सकेंगी चैलेंज, या देना चाहिए? इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, या ममता जी के नेतृत्व में विपक्ष? मोदी जी इंपॉर्टेंट नहीं है, ममता जी इंपॉर्टेंट नहीं है, राहुल जी इंपॉर्टेंट नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। लोग जिस दिन तय करेंगे कि इसको जिम्मेदारी देनी है, लोग उसको जिम्मेदारी देंगे। लोग तय करेंगे इसको जिम्मेदारी देनी है, लोग उसको जिम्मेदारी देंगे। सब लोग मिलके ये देखो कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। ये राजनीति की सब मिलके इसको हराओ, सब मिलके उसको हराओ, ये नहीं, इससे देश का भला नहीं होने वाला। सब मिलके देश को आगे बढ़ाओ, ये असली राजनीति है। ये बात तो अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन हम देखते हैं कि ये केजरीवाल सरकार, वो ममता सरकार, वो मोदी सरकार, अब वो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, बंगाल सरकार, कोई नहीं बोलता है।
नहीं, जैसे जब हम जाते हैं पंजाब में, हम बात करते हैं कि हम आपके लिए स्कूल बनाएंगे। आज तक ये राजनीति बदली है पहली बार। आज तक 70 साल में एक पार्टी बता दो, एक पार्टी 70 साल में जिसने इस बात के लिए वोट मांगे हो कि हमें वोट दे दो, हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। बताओ किस पार्टी ने मांगे? आज तक 70 साल में किसी पार्टी ने इस बात पे वोट मांगे हो कि हमें वोट दे दो, हम तुम्हारे लिए अस्पताल बनाएंगे। पहली बार हमारी पार्टी जाके जिस भी राज्य में जा रही है, हम स्कूल पे वोट मांग रहे हैं, हम अस्पताल पे वोट मांग रहे हैं, और दूसरी पार्टियों को तकलीफ हो रही है। अभी पंजाब में देखो, पंजाब में हमने कहा कि हम पंजाब में आए तो हम अच्छे स्कूल बनाएंगे। वहां चन्नी साहब ने कह दिया था हमारे यहाँ तो शिक्षा क्रांति चल रही है, स्कूल बड़े अच्छे हैं। आज मनीष जी एक स्कूल में चले गए, वहां बुरा हाल, स्कूल में ना टीचर ना क्लासरूम ना कुछ नहीं था। वो कहते हैं आपके भी कुछ सैंपल स्कूल हैं जिनमें आपने पैसा लगाया हुआ है, आप भेज दो कल अपनी टीम, कैमरा टीम आप भेज। तो आज सुबह मनीष जी चले गए एक स्कूल में, तो पंजाब सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिए कि मनीष सिसोदिया को किसी स्कूल में नहीं घुसने देना। ये क्या बात हुई? अरे स्कूल अच्छे करने हैं यार, अच्छे करेंगे ना, मिलके करेंगे सारे जने स्कूल अच्छे। पंजाब की आप बात कर रहे हैं तो वहां पे सबसे बड़ा सवाल ये कि आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन सा होगा। आप कह रहे हैं व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की आप तारीफ कर देते हैं, वो कभी मना कर देते हैं, फिर वो कुछ ऐसा देख लगता है कि फिर आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। ये क्या गेम क्या चल रहा है? क्वेश्चन क्या है आपका? आपके साथ आ रहे हैं, वो आपके साथ आ रहे हैं? नहीं आ रहे, नहीं आएंगे। अब फाइनल है? फाइनल है। वो कह रहे हैं कि आप लॉलीपॉप देते हैं पब्लिक को, आप उनको सीएम का लॉलीपॉप देंगे? वो आ ही नहीं रहे। मैंने कहा वो खुश है वहां पे कांग्रेस में। अब फाइनल बात हो गई। हाँ। लेकिन कब तक चलती रही है बात पिछले कुछ दिन? अब अंदर की बातें आपको थोड़ी बताएंगे टीवी प्रोग्राम में। फिर भी अगर सरकार आपकी बनती है तो आप तो नहीं रहेंगे पंजाब में? बिल्कुल नहीं। आप कह रहे हैं असली केजरीवाल नकली केजरीवाल की लड़ाई, लेकिन असली केजरीवाल तो पंजाब जाने वाला नहीं है, तो वहां कौन होगा? वहां पे कुछ दिन के अंदर हम घोषणा करेंगे, चुनाव के थोड़ा करीब आने पे सीएम कैंडिडेट की घोषणा करेंगे। भगवंत मान के समर्थक नाराज हो जाते हैं कि आप उनका नाम नहीं लेते हैं। जो भी है अभी नहीं, चुनाव आने के क्लोज आने के बाद करेंगे। होगा पंजाब से ही? होगा पंजाब से। पंजाब का ही रहने वाला होगा? कितनी उम्र होगी, कितनी हाइट होगी, सारा अभी पूछेंगे ये, और फिर प्रोग्राम चलाएंगे कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है। नहीं मतलब ये पेच फंसा तो हुआ है ना? अच्छा होगा, ईमानदार होगा, डेडिकेटेड होगा, देशभक्त होगा, स्कूल अच्छे बनाएगा, अस्पताल अच्छे बनाएगा, बिजली अच्छी देगा, खेती अच्छी करेगा, रोजगार देगा। खेती से बात आई पंजाब की, पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया, सही किया? देखिए, इसको अपराध करके और आप किसानों मतलब डीक्रिमिनलाइज किया गया ना? किसानों को पकड़ना चालू करें, किसानों को जेल डालना चालू करें, एफआईआर दर्ज करनी चालू करें, ये तो अच्छी बात नहीं है। हमने, दिल्ली सरकार ने एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के बजाय समाधान निकाला। हमने एक बायोडिकम्पोजर पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाया। उसको अगर आप छिड़काव कर दो तो जो पराली है वो खाद बन जाती है, गल जाती है, खाद बन जाती है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के किसानों के सारे खेतों में फ्री में छिड़काव करा दिया और किसान खुश हैं। पंजाब की सरकार क्यों नहीं करा सकती? हरियाणा सरकार क्यों नहीं करा सकती? दोष किसान का नहीं है। एफआईआर करनी है तो पंजाब सरकार पे एफआईआर करो ना, किसान पे एफआईआर क्यों कर रहे हो? अगर एफआईआर करनी है हरियाणा सरकार के ऊपर एफआईआर करो, किसान के ऊपर एफआईआर क्यों कर रहे हो? क्रिमिनलाइज करना है तो पंजाब सरकार क्रिमिनल है, हरियाणा सरकार क्रिमिनल है, उनका दोष है, किसान का दोष नहीं है। आपने जिस डीकंपोजर की बात की उस पर इल्जाम लगा कि वो तो लगाया आपने उसमें लाखों और उसका प्रचार कर दिया करोड़ों में, तो प्रचार होना चाहिए। प्रचार इतनी अच्छी चीज है, हमने इतना प्रचार किया फिर भी नहीं करते ये लोग। हमने प्रचार इन्हीं के लिए किया था कि थोड़ा टीवी में ऐड देख लेंगे तो पंजाब सरकार भी कर लेगी। वो टीवी में ऐड देख के भी नहीं करते, उनकी नीयत फिर भी नहीं पलटती। आपकी सरकार अगर आएगी पंजाब में तो दिल्ली वालों को साफ हवा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर अब मजाक की बात अलग है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब समाधान है, सारी सरकारों को मिलके काम करना चाहिए। मैं आपको एक पराली से कोयला बनता है, पता है आपको? पराली से सीएनजी बनती है, करनाल में एक प्लांट है। पराली से गत्ता बनता है, पराली से बिजली बनती है।
आज जिसको हम समस्या मान रहे हैं, अगर ये सरकारें ठीक से काम करें तो इसी पराली से गैस बना सकते हैं, कोयला बना सकते हैं, सीएनजी बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, देश का फायदा होगा और पता नहीं कितने लाख बच्चों को नौकरी मिलेगी। लेकिन ये करना ही नहीं चाहते, केवल और केवल गाली गलौज, राजनीति। नहीं, हवा साफ क्यों? आपने यमुना, तो हवा साफ हो जाएगी ना अगर पराली जलाने की जरूरत, किसान को 2000 रुपए एकड़ के हिसाब से वो मिलेगी पराली का दाम। सरकार अगर एक प्लान बना ले और जैसे ही पराली आती है 10 या 15 दिन का वो होता है टाइम पीरियड, उसके अंदर सारी पराली एकदम से कटवा के पूरे पंजाब की, हरियाणा की, यूपी की, और उसको स्टोर कर ले कहीं पे। उसके बाद उस पराली को आप दे दीजिए, एनटीपीसी को दे दो, किसी कंपनी को दे दो, वो कोयला बना लेंगे, बिजली बना लेंगे, उससे बड़ी बड़ी कंपनियां लग सकती हैं, उससे इतने लाख बच्चों को नौकरी मिल सकती है। जिस पराली को लेके आज हम लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, वो पराली सोने का रूप धारण कर सकती है अगर पॉलिटिकल विल हो तो, अगर हमें राजनीति नहीं करनी हो तो। आपने कहा ये 10-15 दिन की विंडो होती है ना, वही सारी जड़, समस्या की जड़ वही है कि 10-15 दिन की विंडो होती है, वो जला देते हैं कि पर उसमें कर सकते हैं ना हम लोग, क्यों नहीं कर सकते? दिल्ली में हमने किया डिकम्पोजर, दिल्ली में कोई बहुत कम वो है, नहीं तो हम दिल्ली के अंदर इस सारी पराली को काट के सरकार स्टोर करके कोयला वोयला बनाने के फैक्ट्री लगा सकते थे, लेकिन दिल्ली में इतनी कम पराली होती है कि वो वायबल नहीं है। नहीं, तो ये विंडो इसलिए है छोटी क्योंकि किसान उसी चक्कर में फंसा हुआ है, धान गेहूं, धान गेहूं, धान गेहूं, और वो इसलिए क्योंकि एमएसपी है। उसी धान गेहूं के साइकिल की वजह से ग्राउंड वाटर भी पंजाब में कम हो रहा है। क्या आप डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है? तो क्या आपकी पंजाब में सरकार इस बात पे जोर देगी कि धान गेहूं के चक्कर से किसान निकले? इसका समाधान ये है कि अभी एमएसपी कागजों में तो 23 की 23 फसलों पे इशू नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, लेकिन सरकार जो है केवल 2 फसलें उठाती है। एमएसपी का मतलब क्या है, एक आम लोगों के लिए मैं समझा दूं कि सरकार कहती है कि मार्केट में ये फसल इस दाम से कम पे नहीं बिकेगी, अगर इस दाम से कम पे बिके तो सरकार उठा लेगी। तो सरकार जो उठाती है वो केवल गेहूं और धान उठाती है, बाकी फसलें नहीं उठाती। कागजों में उतनी मक्की उतनी रह जाती है, लेकिन मार्केट में बिकती उससे कम है। अगर सरकार ये कह दे कि हम 23 की 23 फसलें एमएसपी पे उठाएंगे, अगर आपकी नहीं बिकती तो आप देखो सारे किसान डाइवर्सिफाई कर लेंगे। सरकार 2 फसलें उठाती है एमएसपी पे, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा। उसका तर्क वो देते ना कि भाई इतने सारे इकोनॉमिस्ट ने भी बताया कि एमएसपी अगर सारे को देने लग गए तो इतना तो खजाना नहीं है अभी सरकार के है। मैंने अमित शाह जी का स्टेटमेंट सुना था, 18 लाख करोड़ रुपए चाहिए इसके लिए, पूरे देश में 23 फसलों पे एमएसपी देने के लिए। तो मान लीजिए कि 18 लाख करोड़ का एक पूल बनाया जाता है, कहीं से कॉर्पस बनाया जाता है। इस बार फसल होगी, 18 लाख करोड़ रुपए देके सरकार ने वो फसल खरीद ली, सरकार के गोडाउन्स में आ गई। उसके बाद सरकार वो फसल बेचेगी, बेचने से वो 18 लाख करोड़ रुपए वापस आएगा। तो किसी साल में 18 लाख करोड़ से थोड़ा कम आएगा, किसी साल में थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ओवर अ 10 ईयर पीरियड ये बराबर हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ये बराबर हो जाएगा। तो सरकार को ना प्रॉफिट होना ना लॉस होना। 18 लाख करोड़ रुपए का एक कॉर्पस चाहिए। कॉर्पस आप बैंक से भी ले सकते हो, लोन भी ले सकते हो। नियत चाहिए, नियत नहीं है। किसानों की बात चल रही है, मोदी जी ने बिल भी वापस ले लिए, सब कुछ हो गया। अब दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि भाई हमारे लिए सड़कें कब खाली होंगी? आप किसानों से अपील क्यों नहीं करते कि अब चले जाएं, आप तो मांगे मान ली? मेरे ख्याल से उनकी चल रही है, कुछ मुद्दों के ऊपर सरकार से बातचीत तभी चल रही है। उनके कुछ पर उनको हट जाना चाहिए जब मांगे मान ली गई तो। कुछ मुद्दे बचे हैं उनके कि एमएसपी के ऊपर वो कमेटी चाहते हैं, पुराने केसेस जितने हुए पहले तो एक ही मुद्दा था कि कानून वापस लो, वो तो हो गया। ये किसानों के और केंद्र सरकार के बीच की बात है। हम अपनी तरफ से किसानों के साथ हैं, जो निर्णय किसान लेंगे हम उस निर्णय का समर्थन करेंगे। पंजाब के चुनाव हैं इसलिए आप किसानों के साथ हैं, दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं। जिंदगी भर मैं किसानों के साथ हूं, मुझे चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। इस देश को किसान बनाता है। आज मैं भी यहां बैठा हूं और आप भी यहां बैठे हैं, हम जीवित हैं क्योंकि किसान हमारे लिए फसल उगाता है। हम हमेशा किसानों के साथ हैं, जो निर्णय किसान लेंगे हम किसानों के साथ हैं। यूपी समाजवादी पार्टी से अलायंस करने वाले हैं आप? अभी ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, कुछ डिसाइड होगा। फोटो आ गई, फोटो खींच गई संजय सिंह जी से। फोटो खिंचाना तो अपराध नहीं है यार। अब आपके साथ फोटो खींच ली तो कहेंगे चैनल ज्वाइन कर लिया, अलायंस हो गया। बढ़ते कदम। नहीं, कुछ भी होगा तो सबसे पहले किशोर रजवानी को बताएंगे। होगा लेकिन
अगर होता है, कुछ भी होता है, जब भी होता है, आपको बताएंगे। होना चाहिए। आप बताइए। आप चुनाव में आप जा रहे हैं। जो यूपी की जनता चाहेगी वही होगा। यूपी की जनता जो चाह रही है वो आपने कुछ सेंस तो किया होगा ना। तो जब भी होगा, जो भी होगा, जैसे होगा, आपको बताएंगे। आपका सेंस अभी यूपी के चुनाव में क्या कहता है? देखिए, अंत पंत में तो जनता मालिक है। तो जनता जो भी निर्णय लेगी, जिसको भी मौका देगी, वही सरकार चलाएगा। पर मुझे लगता है कि शायद मौजूदा सरकार जो है उत्तर प्रदेश में, माहौल काफी ज्यादा उनके खिलाफ है। मतलब वो वापस नहीं आएंगे आपकी नजर में? ऐसा लगता है। तो फिर उनकी जगह कौन आएंगे? दूसरे आएंगे, उनके विपक्षी, अखिलेश यादव। तो अब जब आपको लग ही रहा है कि अखिलेश यादव आने वाले हैं, अखिलेश यादव के साथ आप जुड़ना चाहेंगे क्योंकि वो तो आने वाले हैं? आप करा दीजिए। यानी चाहत है। मैंने आपको बताया, आप बार बार पीछे पड़े हो। हाँ। तो मैंने आपको बताया, अगर कुछ होता है, जब भी होता है, जैसा भी होता है, आपको बताएंगे। चलिए, अच्छा, ममता जी की हमने बात की, अखिलेश जी की बात की, आपके साथ भी रहे हैं जनाब पीके, प्रशांत किशोर। ये बताइए कि प्रशांत किशोर अभी जो ममता जी के साथ हैं, कांग्रेस भी टूट रही है, कांग्रेस को तोड़ा जा रहा है, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये विपक्ष का फायदा हो रहा है या बीजेपी का फायदा हो रहा है? ये आपस में लड़ लें पहले तो, विपक्ष वाले। 2024 का सेमीफाइनल है, 2029 की लड़ाई चल रही है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 2024 में क्या मोदी जी को चुनौती मिलती दिख रही है आपको, या पहले अभी यहां ये तय होगा कि विपक्ष में से कौन चुनौती देगा? मैंने फिर से आपको कहा, इसको हराना, इसको जिताना, इस पार्टी को हराना, इस शख्स को जिताना, ये किसका चेहरा हो, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देश को आगे बढ़ाने का प्लान क्या है अपने पास? जनता उम्मीद पे वोट देती है, जनता किसी को हराने और जिताने के लिए वोट नहीं देती। दिल्ली में जब हम पहला चुनाव लड़े थे, हमारे पास क्या था? हम तो कुछ भी नहीं थे। जनता ने देखा, यार ये 5-7 लड़के हैं, बड़े ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं, जिद्दी हैं थोड़े, लेकिन एक बार इनको मौका मिलना चाहिए। अन्ना आंदोलन में इन लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है, उस उम्मीद पे जनता ने वोट दिया। अगर 2024 के चुनाव में जो भी पार्टी देश के लोगों के सामने एक उम्मीद पैदा करेगी, वो जीतेगी। या पार्टियों का कोई समूह देश के सामने एक उम्मीद पैदा करेगा, वो समूह जीतेगा। कोई जाके कहेगा हम सारे इकट्ठे हो गए क्योंकि इसको हराना है। अरे हराने का काम या जिताने का काम जनता करती है, आप नहीं करते। जनतंत्र के अंदर जनता करती है। देश के लिए एक प्लान बनाओ, देश के लिए एक ढांचा तैयार करो कि हम आए तो हम ये करेंगे, हम आपके बच्चों को ये देंगे, हम आपके परिवार के लिए ये करेंगे, हम भारत को यहाँ ले जाएंगे। ऐसा कोई प्लान अगर कुछ पार्टियां मिलकर बनाती हैं, उम्मीद पैदा करती हैं लोगों पे, वो जीतेगा। तो आप जो कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में जाके कि ये वो बीजेपी की तरफ से आया कि ये गुजरात मॉडल है, ये देखिए ये सब जगह लगाएंगे। गुजरात मॉडल कोई नहीं है, बीजेपी मॉडल है। क्या है गुजरात मॉडल, आप ही बता दो जरा। गुजरात मॉडल के नाम पे इतने राज्यों में सरकार क्या है वो कि भाई इतना विकास होता है, इतनी तेजी क्या से विकास, क्या तेजी किया? से विकास होता जैसे है, वहां इन्वेस्टमेंट आता है, यही गुजरात मॉडल दिया जाता है ना। बता दो ना थोड़ा सा मेरे को। भाई, जैसे दिल्ली मॉडल, हाँ, जब आप दिल्ली मॉडल कहते हो, आप कहते हो दिल्ली मॉडल, मैं बता देता हूँ क्या है। आप मेरे को गुजरात मॉडल बता दो। दिल्ली मॉडल है, स्कूल अच्छे कर दिए, शिक्षा सबको चाहिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज फ्री है। क्रोसिन से लेके अगर 70 लाख रुपए का ऑपरेशन होगा वो भी फ्री है सारी जनता के लिए पूरे दिल्ली में। हमने बिजली मुफ्त कर दी, बिजली 24 घंटे कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, पानी ठीक कर रहे हैं, यमुना साफ कर रहे हैं। ये दिल्ली मॉडल है। अब थोड़ा गुजरात मॉडल भी समझा दो। पर यमुना साफ हुई नहीं, हो जाएगी। मैंने 2025 तक का टाइम मांगा है। 2025 में वोट मत देना अगर साफ नहीं हो तो। तो अब आप गुजरात मॉडल समझाओ। गुजरात नहीं, गुजरात मॉडल के नाम पे भाई इन्वेस्टमेंट आता है और इन्वेस्टमेंट से तो वो गुजरात मॉडल नहीं था। गुजरात के लोग बहुत अच्छे हैं, गुजराती बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं। वो बीजेपी मॉडल था जो झूठा मॉडल था, अब बेनकाब हो गया है। ये बताइए, आप ये जो फ्री की बात कर रहे हैं, इस पे कई बार इल्जाम लगता है, जैसे अब यहां पे आपने पंजाब में कहा कि 1000 रुपए हम महिलाओं को दे देंगे। देने चाहिए ना। तो वो कह रहे हैं दिल्ली में क्यों नहीं दे रहे? देंगे। दिल्ली में जहां सरकार है वहां पहले दीजिए ना। क्यों पहले क्यों? कुछ काम पंजाब में भी पहले होने चाहिए। ऐसा क्या है? दिल्ली में भी देंगे, तैयारी कर रखी है, समय हम तय करेंगे।
चुनाव नहीं, जब जब हम तय करेंगे, हमारी मर्जी, पर दिल्ली में भी देंगे। अगर वो कह रहे हैं महिला, सिद्धू जी ने कहा महिलाओं के आप इतने हितैषी हैं, तो कोई महिला तो मंत्री भी नहीं है आपके यहाँ। सिद्धू जी तो हमें महिलाओं के बारे में ना ही सिखाएं तो अच्छा है। उनके खुद के मुख्यमंत्री मीटू में फंसे हुए हैं। नहीं, जो पंजाब में महिलाओं को आप वो कह रहे हैं कि आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो दिल्ली में क्यों नहीं दे रहे? तो दिल्ली में कह तो रहा हूं कि देंगे हम, दिल्ली में देंगे हम। बताएंगे आपको। चिंता क्यों करते हो? एक ये बताइए, वही सवाल जो पंजाब में, वही उत्तर प्रदेश में, यहां पे भी अगर आप दावेदारी कर रहे हैं, तो यहां पे मुख्यमंत्री का पद का उम्मीदवार कौन आपका, यहां पे भी बताएंगे? एक बारी थोड़ा सा समझ लेते हैं उत्तर प्रदेश का, उसमें बताते हैं आपको सारी डिटेल्स। उत्तराखंड में? उत्तराखंड में तो हमने घोषित कर दिया, कर्नल अजय कोटियाल। और गोवा में? गोवा में थोड़े दिन में करेंगे। गोवा में कहते हैं सरकार तो चुनावों के बाद बनती है। हाँ, लेकिन हम अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे थोड़े दिन में। तो इस बार भी अगर गोवा में चुनावों के बाद वाली सरकार बनी, तो आप भी उस दौड़ में शामिल होंगे बाद में जोड़ तोड़ के? देखते हैं क्या माहौल रहता है, जनता क्या मैंडेट देती है, कैसा मैंडेट आता है, कौन होता है, अभी से कह पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि राहुल जी के साथ भी कुछ पार्टियां आ गई हैं, गोवा फॉरवर्ड और ये सब, जो पहले लग रहा था शायद आपके साथ जाएंगी, तो आपकी बात उनके साथ क्यों नहीं बनी? आप अकेले लड़ेंगे? देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, जोड़ तोड़ हमारे बस की बात नहीं है। हमसे होता नहीं है। नहीं होगा, यानी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी चुनाव के बाद क्या परिस्थिति बनेगी मैं कैसे कह सकता हूं? चुनाव के बाद जो भी परिस्थिति बनेगी, जनता जो भी मैंडेट देगी, उस मैंडेट के हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। विपक्ष की माहौल की बात करें, विपक्ष के आप एक बहुत अहम किरदार इसलिए माने जाते हैं क्योंकि आपने बीजेपी को दिल्ली में चुनौती दी, और इस वक्त जो भी बीजेपी को कहीं पर भी चुनौती देता है, उसको जनता, विपक्ष के जो समर्थक हैं वो इस नज़र से देखते हैं कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि बीजेपी को चुनौती दे पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से स्ट्रीम रोल करती चली गई। आपकी नज़र में ऐसा क्या है? आपके पास अगर दिल्ली की बात करें तो लोकसभा तो सीटें 7 ही बनती हैं, बाकी जैसे ममता जी के पास 42 का एरिया है, बाकी लोगों के पास है, तो आपके पास ऐसा क्या फॉर्मूला है जो विपक्ष को सीखना चाहिए? मैंने जैसे कहा, हर चुनाव उम्मीद पे लड़ा जाता है। अगर जनता को उम्मीद हो कि इनको वोट देने से मेरी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर होगी, तो जनता उसको वोट देती है। पहला चुनाव, मैं आपको उदाहरण, पहला चुनाव 2013 में लड़ा जब हमारी 28 सीट आई थी। उस टाइम जनता ने अन्ना आंदोलन देखा था। 49 दिन की सरकार बनी। 49 दिन में दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया था, बिजली के रेट आधे कर दिए थे, पानी मुफ्त कर दिया था। ये 3 चीजें करी थी हमने। उस बेसिस पे जनता ने हमें 67 सीट दे दी। जनता को उम्मीद हुई कि यार इनको 49 दिन मिले तो इन्होंने इतना अच्छा कर दिया, अब इनको 5 साल दो फुल मेजॉरिटी। तो जनता ने उम्मीद पे दिया। 5 साल में हमने इतना अच्छा काम किया कि जनता ने कहा इनको और 5 साल दो, क्योंकि इन्होंने अभी यमुना भी साफ करनी है, इन्होंने अभी पानी भी ठीक करना है, अभी कई सारे काम बाकी हैं। तो जनता ने उस उम्मीद में दिया वोट। तो जनता उम्मीद पे वोट देती है। आप जनता के लिए अच्छे काम करो और जनता को बताओ कि आगे का हमारा क्या प्लान है, जनता देगी आपको वोट। तो आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस उम्मीद नहीं जगा पा रही है? मुख्य विपक्षी पार्टी इस वक्त तो वही है। लगता तो ऐसा ही है। और ऐसा क्यों है कि वो उम्मीद नहीं जगा पाती? वो तो उन्हीं से पूछिए। मैं कैसे बताऊं? आपकी स्टडी क्या कहती है कि ये पार्टी क्यों नहीं लीडर बन पाती? क्योंकि आपकी बातचीत हुई, राहुल जी से भी बात हुई पिछली बार चुनाव में। मेरी कभी बातचीत नहीं हुई। आपकी कभी बातचीत नहीं हुई? आपकी पार्टी की बातचीत तो हुई थी दिल्ली में। ममता जी से आपकी बातचीत हुई, शरद पवार जी से भी आपकी बातचीत हुई। मेरा आपसे निवेदन है, आप इन पार्टियों के नेताओं के चक्कर छोड़ो, देश की सोचो। ये बड़ा घमचक्कर है, उसकी उससे बातचीत हुई, उसकी उससे बातचीत हुई। आपकी पत्रकारों के आधे से कुछ ज्यादा क्वेश्चन ही होते हैं, उस नेता ने आप ये बयान दिया, आपको इस पे क्या कहना है? अरे दिया है अपने घर पे दिया है, मैं क्या लेना देना? हम क्यों दूसरे के बयानों के ऊपर, एक दूसरे के तिगड़म के ऊपर? देश के बारे में सोचो सारे जने मिलके। हमारा देश के अंदर बहुत बड़ी सामर्थ्य है आगे बढ़ने की, तो गंदी राजनीति की वजह से नहीं बढ़ पा रहा। नहीं, पर आप इसको गंदी राजनीति कैसे करें? देश का समर्थन अगर एक पार्टी के साथ है तो वो भी तो कुछ देश में तो सोच समझ के दे रहा है ना। अब उन्होंने जो भी परफॉर्म किया, अगली बार लोग देखेंगे। अगर अगली बार इनसे बेहतर कोई उम्मीद जगा पाएगा तो उसको वोट देगी जनता। वो कहते हैं कि जैसे ना आप दिल्ली में ईगो वाली लड़ाई लड़ते हैं कि
आपने कहा कि हम फ्री इलाज देते हैं यहां से लेके हर बीमारी का, उससे उसके साथ ही अगर पीएम आयुष्मान भारत योजना भी हो जाएगी तो क्या दिक्कत है, होने में क्या दिक्कत है? आयुष्मान योजना कहती है कि केवल हॉस्पिटलाइजेशन पे आपको वो मिलेगा और 5 लाख रुपए तक मिलेगा। मैं कहता हूं कि हम आपका सब कुछ फ्री करेंगे। आप हॉस्पिटलाइजेशन हो या ना हो, आपको खांसी हो गई, बुखार हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाइयां लिख दी, मैं कहता हूं आपको दवाइयां फ्री देंगे। वो आयुष्मान में दवाइयां फ्री नहीं देते। वो कहते हैं जब तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगी, इतनी बड़ी बीमारी नहीं होगी, तब तक नहीं देंगे। और 5 लाख रुपए, मैं कहता हूं आपका 70 लाख रुपए का भी ऑपरेशन का बिल आएगा, हम फ्री देंगे। तो बताइए कौन सी बेटर है? किसी ने ये तो नहीं रोका ना कि आपकी योजना के साथ वो भी चले? वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दोनों में से एक ही होगी। मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था, मैंने कहा था, मैंने कहा जी आपकी मर्ज कर देते हैं हमारे में, 5 लाख रुपए तक आप दे दो, उसके ऊपर का हम दे देंगे। आप उनके में अपनी मर्ज कर दो। मैंने एक ही बात है, मतलब मैंने कहा जी 5 लाख रुपए तक आप देते हो, हम सारा देते हैं, 5 लाख रुपए तक आप दे दो, ऊपर का हम दे देंगे। कहते नहीं, ये नहीं होगा, या तो तुम्हारी योजना या हमारी योजना। ये तुम्हारी और हमारी के बीच में ही तो देश फंस गया। तो ईगो की लड़ाई आपकी नहीं है? मेरी कहाँ है? मैं तो अभी आपके चैनल पे खुलेआम बोल रहा हूं कि आप हमें कह दो भाई 5 लाख रुपए तक अगर खर्चा होता है तो केंद्र सरकार दे दे, उसके ऊपर का सारा हमारी सरकार दे देगी, क्या दिक्कत है? आवास योजना? आवास योजना में वो पीएम आवास योजना है, वो ये कहती है कि दिल्ली में माइग्रेंट्स बहुत हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन, और अक्सर वही झुग्गी बस्तियों में, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, उन्हीं को घर की जरूरत है। उस योजना में ये लिखा है कि पूरे भारतवर्ष में अगर उस व्यक्ति का कोई भी एक मकान कहीं भी होगा तो वो यहां मकान लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब जितने लोग यहां आए हुए हैं उनका अपने गांव में तो मकान है ही है, तो अगर आपने इस बेसिस पे कि उसका अगर गांव में मकान है तो दिल्ली में मकान नहीं लेगा तो सारे इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो हमने कहा जी दिल्ली के माइग्रेंट्स के लिए आपको ये शर्त हटानी पड़ेगी, अगर उसका कोई गांव में कोई कच्चा पक्का मकान है तो दिल्ली के अंदर वो आवास के लिए एलिजिबल होना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया, तो फिर हमने कहा ठीक है हम अपनी बना लेंगे, फिर हमने अपनी योजना बना ली। ये बताइए कि जहां से मैंने शुरू किया था मैं लौट के वहीं आ रहा हूं, क्या आप आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की देश में सरकार बना के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं या पाते हैं अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में 2024 में, 2029 में आगे? सर मैं बहुत छोटा हूं, मैं तो पता नहीं मुख्यमंत्री भी कैसे बन गया। जनता ने इतना प्यार दिया, विपक्ष वाले भी सोच रहे हैं कि कैसे बन गया आप। दिल्ली की जनता ने इतना प्यार, इतना मोहब्बत दिया कि उन्होंने ये जिम्मेदारी दी। सो मुख्यमंत्री की दौड़ में और बहुत सारे लोग हैं, प्रधानमंत्री की दौड़ में उनको सबको मुबारक। आप उस दौड़ में हैं ही नहीं? मैं उस दौड़ में हूं ही नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। मेरे लिए केवल और केवल मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, मुझे ये लगता है कि हमारे देश में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है, लोग बहुत अच्छे हैं। अभी ये ट्विटर का सीईओ भी इंडियन बना है, कोई सीईओ उठा के देख लो अमेरिका में सारे इंडियन है। तो इतना टैलेंट है अपने देश के अंदर, और भगवान ने सब कुछ दिया है, नदियां, पहाड़, जड़ी बूटियां, सब कुछ दिया है भगवान ने। उसके बावजूद हम पिछड़े हैं क्योंकि राजनीति खराब है। तो हमें सबको मिलकर कोशिश ये करनी है कि राजनीति सुधरे, ये पार्टी की सरकार बने कि वो पार्टी की सरकार बने, देश आगे बढ़ना चाहिए, ये जरूरी है। अगर सिर्फ पार्टियों का मसला नहीं है तो फिर ये बयान भी तो आप ही की तरफ से आते हैं कि उनके विधायक हमारे संपर्क में, हम कूड़ा नहीं लेना चाहते, फिर आपके विधायक उधर चले जाते हैं। मैं उसको क्लियर कर देता हूं। पहली चीज तो ये कि हमारे 2 विधायक, अभी हम हर चुनाव के पहले सर्वे कराते हैं विधायकों का। जिस विधायक ने अच्छा काम नहीं किया और जिस विधायक से नाराजगी होती है लोगों को, उसको टिकट रिपीट नहीं करते हम। तो पंजाब में हमने इन 2 विधायकों की टिकटें काटी, जब हमने इनकी टिकटें काटी तो ये कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं, केजरीवाल के 2 विधायक आ गए, केजरीवाल के 2 विधायक आ गए। अरे तुम्हारा तो मुख्यमंत्री चला गया, तुम हमारे विधायकों के पीछे पड़े रह गए, तुम्हारा मुख्यमंत्री चला गया और अब तुम्हारा पार्टी अध्यक्ष जाने को तैयार बैठा है, और तुम्हारा पूर्व पार्टी अध्यक्ष वो भी तैयार बैठा है पार्टी छोड़ने को। अपनी पार्टी तो संभाल लो, पार्टी तो संभलती नहीं है। इस वक्त पंजाब के लोग नफरत करने लगे हैं पुरानी पार्टियों से और पुराने नेताओं से। दे वॉन्ट अ फ्रेश पार्टी, दे वॉन्ट फ्रेश फेसेस। उनको फ्रेश नेता चाहिए, फ्रेश पार्टी चाहिए, एक नई उम्मीद चाहिए पंजाब के लोगों को। वो ये पुराने इस पार्टी का ले लो, उस पार्टी का ले लो, 4 इधर से ले लो, पंजाब ये नहीं चाहता। पंजाब चाहता है यंग लड़के लड़कियां आए, नया सपना लेके आए, नया पंजाब बने।
फ्रेश फेसेस की आपने बात की, आजकल तो ये फॉर्मूला ना कि फ्रेश अपनी पार्टी से ही दे दो, चुनाव से 1-2 साल पहले पंजाब में भी उन्होंने दे दिया, चन्नी साहब दे दिए। क्या दे दिए? फ्रेश फेस तो दे ही दिया उन्होंने। वो तो पुराने हैं, वो तो कब से चले आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में तो फ्रेश फेस ही आ गया ना। वो तो उनकी स्ट्रैटेजी थी। पिछली बार कैप्टन साहब झूठे वादे कर करके, कैप्टन साहब ने कहा मैं सबको रोजगार दूंगा। चुनाव के पहले उन्होंने बताते हैं 30 लाख जॉब गारंटी कार्ड बांटे घर घर में कि आपके बच्चे को नौकरी दूंगा जी, मेरे को वोट दे दो। उन 30 लाख में से एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिली। फिर उन्होंने कहा मैं सबके कर्जे माफ करूंगा, किसी का कर्जा माफ नहीं किया। फिर उन्होंने कहा स्मार्टफोन दूंगा, किसी बच्चे को स्मार्टफोन नहीं दिया 5 साल में। फिर उन्होंने कहा बुढ़ापा पेंशन में 2,500 रुपये करूंगा, अभी शायद 1,000 या 1,500 रुपये, वो भी नहीं की। तो 5 साल में उनकी इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो गई। फिर कांग्रेस ने सोचा एक नया आदमी लेके आओ, पुराने वाले को हटाओ, ये नया आएगा तो नए वादे करेंगे। तो अब ये नए आए, इन्होंने भी वादे करने चालू किए, मैं बिजली मुफ्त करूंगा। अब जनता ने कहा भाई अभी तो तुम हो, करो, कर नहीं रहे वो। फिर उन्होंने कहा मैं पानी मुफ्त करूंगा। फिर उन्होंने कहा मैं 5-5 मरले के प्लॉट दूंगा। लाखों फॉर्म भरवा लिए, एक भी प्लॉट किसी को नहीं मिला अभी तक। एक भी बंदे की बिजली मुफ्त नहीं हुई, एक भी बंदे का पानी मुफ्त नहीं हुआ, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो वो बेसिकली तो ये स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की, बीजेपी से ही सीखी है कि चुनाव के पहले इसको बदल दो, पुरानी एंटी इनकम्बेंसी खत्म, नए नए वादे करो। अब वही तो आप भी कह रहे हैं कि हम भी पहले देखते हैं कि किसकी एंटी इनकम्बेंसी है, उस एमएलए का टिकट काट देते हैं। तो हम उसका काट के नए को टिकट देते हैं ना। हाँ, उन्होंने भी मुख्यमंत्री बदल के अपने नए नए वादे, तो झूठे झूठे वादे तो नहीं करते ना। हम झूठे वादे नहीं करते। आज हमारी क्रेडिबिलिटी ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लोग यही कहते हैं भाई ये लोग जो कहते हैं वो करते हैं। किसकी नेता की हिम्मत है जो इस टीवी शो पे बैठ के ये कह दे कि 2025 के पहले यमुना साफ नहीं हो तो मेरे को वोट मत देना? कोई कह सकता है? पर आपने पहले भी कहा था कि यमुना साफ हो जाएगी। आपने पहले भी कहा था कि यहाँ एक आरती का प्रोग्राम हुआ था कि आरती होगी अगले साल, ये बिल्कुल साफ उसमें होगी, फिर वो हुई नहीं। जो जो वादे पिछली बार किए थे वो सारे वादे हुए पूरे। हमने बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, जितने काम किशोर पिछले 5 साल में हुए हैं, मुझे नहीं लगता 70 साल में किसी भी सरकार ने की है। बहुत अच्छे काम हुए हैं, अब अगले 5 साल में भी होंगे। थोड़ा सा सब्र रखो यार। यमुना की बात चली क्योंकि वो एक गंगा कैनाल का मेंटेनेंस होता है, हर बार होता है, इस बार भी होना था। गंगा कैनाल का मेंटेनेंस होना था, तो वो गंगा का पानी मिलना बंद हो जाता है यमुना में। और जब गंगा का पानी मिलना बंद हो जाता है गंगा कैनाल से, तो यमुना में प्रदूषण बढ़ जाता है। ये पहले से शेड्यूल्ड मेंटेनेंस था। ये मेंटेनेंस के बारे में आपको दूसरी राज्य सरकारों से तालमेल करके नहीं करना चाहिए था कि जब छठ आए या तब आए तब ऐसी स्थिति तो ना हो? नहीं, पर पोल्यूशन तो यमुना का पोल्यूशन 2-3 तरह से है। मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। एक है कि दिल्ली का सीवर काफी सारा यमुना में जाता है जी। दिल्ली का इंडस्ट्रियल वेस्ट काफी सारा यमुना में जाता है। इसके अलावा हरियाणा से काफी सारा वेस्ट आता है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से आता है। ये 4 मोटे मोटे सोर्सेज हैं। अब इन चारों का हमने प्लान बनाया है। ये उम्मीद करना कि हरियाणा को हम कोसते रहें, यूपी को कोसते रहें, तुम नहीं क्यों भेज रहे हो, वो चलेगा नहीं। अब हमने तय किया कि हरियाणा के बाउंड्री के ऊपर जो उनका वेस्ट आता है उसका हम ट्रीटमेंट के लिए प्लांट लगा देते हैं, ताकि जब उनका वेस्ट आए तो वो साफ होकर दिल्ली में एंटर करे। यूपी का जो है उसमें प्लांट लगा देते हैं, उसका यूपी में साफ होकर दिल्ली में एंटर करे। दिल्ली का टोटल वेस्ट जो है, सीवेज जो है, वो 700 के करीब 700 MGD है। दिल्ली में भी 600 की कैपेसिटी है। इसको हम 1000 तक ले जा रहे हैं। 1000 MGD के प्लांट लगा रहे हैं, तो ओवर कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं भविष्य के लिए। तो उसके बाद ये सारा का सारा दिल्ली का सीवर जो है वो वहां जाना बंद हो जाएगा। जो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर, उसमें प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको सबको ठीक कराने के मैंने ऑर्डर दे दिए हैं, एक वो टाइमलाइंस के साथ। वो सारे ठीक हो जाएंगे तो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी उसके अंदर जाना बंद हो जाएगा। उसके बाद जितने दिल्ली के 5 बड़े नाले हैं, शाहदरा ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन, बारापुल्ला ड्रेन, ये नजफगढ़ ड्रेन, 5 बड़े बड़े नाले हैं। ये सारे दिल्ली के अंदर से जब निकलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। दिल्ली के अंदर से इतने बड़े बड़े नाले अगर निकलते हैं अच्छा नहीं लगता, मच्छर मक्खी। इन सारे नालों को हम एक स्पेशल टेक्नोलॉजी से इन सीटू ट्रीटमेंट करा के ये सारे नाले फ्रेश होंगे। जब आपके घर के सामने से जो आज गंदा नाला बह रहा है, इसमें से साफ पानी बहेगा, और इसका दोनों तरफ से डेवलपमेंट भी करेंगे, साफ करेंगे इन सारे नालों को। इसके बाद यमुना में गंदा पानी मिलना बंद हो जाएगा।
आप कह ये रहे हैं- हमारा पूरा प्लान है। हाँ, ये तो आगे का सफाई का प्लान हुआ। मेरा सिर्फ एक सवाल इसलिए था क्योंकि जो मेंटेनेंस, जब गंगा कैनाल, अभी तो जैसी भी गंगा है, यमुना है, उसमें जब गंगा का पानी मिलता है तो थोड़ा प्रदूषण कम लगता है क्योंकि गंगा का साफ पानी आता है। उसका जब मेंटेनेंस हो रहा था वो आपका तालमेल नहीं रहता ना हरियाणा सरकार से, ना यूपी सरकार ऐसा से। नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप एग्जैक्टली कि वो मतलब ये पता था उस टाइम मेंटेनेंस होनी है, जब छठ आएगी तब गंगा का पानी मिलना बंद हो जाएगा, इसकी पोल्यूशन ज्यादा हो जाएगी। ये प्लानिंग पहले होनी चाहिए थी ना। मतलब आप ये कह रहे हो कि हमने छठ के दौरान यमुना में क्यों नहीं अलाउ किया वो छठ का सेलिब्रेशन? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब छठ आने वाली थी तब गंगा का पानी बंद हो गया था आना। ये यूपी गवर्नमेंट से बात करके सेटल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहाँ पे छठ आने वाली है। मैं बात करता हूँ क्या एग्जैक्टली। कुछ तालमेल, क्योंकि बीजेपी की सरकारें हैं इसलिए झगड़ा चलता है। देखिए, लोगों की नजर में होता है कि वहां बीजेपी के, यहाँ दिल्ली के, ये झगड़ा हमारा पानी हम दोनों आम आदमी पार्टी की बनवा दो ना, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। यूपी में बनवाने के लिए तो अभी आपको टाइम लगेगा। आप खुद ही कह रहे हैं कि नहीं बनेगी। ठीक है, यूपी में आप खुद ही मान रहे हैं कि अभी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आएंगे। उत्तराखंड में आ जाएंगे? उत्तराखंड में भी कोशिश जारी है, पंजाब में भी कोशिश जारी है, गोवा में भी कोशिश जारी है, उत्तर प्रदेश में भी कोशिश जारी है। जनता को तय करना है कि कहां हमें मौका देंगे। लेकिन आपको कहीं लग रहा है कि आप सरकार बनाने की स्थिति में होंगे? क्योंकि जनता तय करेगी, जनता के उस पर छोड़ दीजिए। नहीं, पहले लेट द पीपल डिसाइड। दिल्ली में तो आप सीटें तक बता देते थे। नहीं, जनता को डिसाइड करने दीजिए। और जनता का मूड अभी आपने भांपा नहीं है या भांप लिया इसलिए ऐसा कह रहे हैं? जनता को तय करने दीजिए। केजरीवाल जी, ये नई राजनीति पुरानी राजनीति से क्यों लगने लगी है अब आप फिर वही कि जनता को डिसाइड करने दीजिए। और आपको जनता पे विश्वास क्यों नहीं है? हम्म। आप इसको पुरानी राजनीति, नई राजनीति, डेमोक्रेसी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, नॉट बाय द पॉलिटिशियंस, ऑफ द पॉलिटिशियंस, फॉर द, नॉट बाय द पार्टीज, ऑफ द पार्टीज। अनफॉर्चुनेटली हमारी सब पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हम केवल नेताओं और पार्टियों की बात करते हैं, जनता की बात ही नहीं करते। जबकि जनता सुप्रीम होती है और जनता बड़े बड़े नेताओं को मजा चखा चुकी है, बड़ी बड़ी पार्टियों को मजा चखा चुकी है। जनता पे भरोसा कीजिए, आपकी राजनीति सक्सेसफुल हो जाएगी। इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका केजरीवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया, चौपाल में।